दोस्तों, क्लाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो मैंने क्लास 6 का ज्योग्राफी आप लोगों का कंप्लीट करा दिया है और मैं आपको ये कहा था कि जब मैं क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा फिर इसके बाद मैं क्लास 8 का हिस्ट्री शुरू करूंगा, एनसीईआरटी। तो आज से हम लोग क्लास 8 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को शुरू करेंगे और एक एक चैप्टर को हम लोग पढ़ते जाएंगे। और इस वीडियो में ये फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगा, है ना। आप लोग ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। देखिए, इस बुक में अगर आप देखिए क्लास 8 का जो हिस्ट्री जो है वह कंपटीशन के पर्पज़ से काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा मोटा मोटी तौर पे। चलिए तो हम आते हैं बिना कोई देरी किए हुए। देखिए, जो पहला जो चैप्टर है कि प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। क्या है प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। चलिए देखिए, पहला टॉपिक क्या बोलता है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। इतिहास में तारीखें कितना महत्वपूर्ण होता है, इस पर चर्चा किया जा रहा है। तो आप तो देखिएगा इतिहास में बहुत सारा तारीखें ही है ना, घटनाएं जो घटित होती है वो तारीखों में। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। पहले इतिहासकार तारीख को ज़्यादा महत्व देते थे, है ना। कौन राजा कब शासन किया, कौन सा युद्ध कब हुआ, इन्हीं तारीखों में बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। पहले इतिहास में तारीख को ही इतिहास का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। अभी भी बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे जो कहते होंगे अरे इतिहास में क्या है, तारीख है, डेट है, सिर्फ डेट याद करना है। हिस्ट्री में लोग बोलते हैं ना कि हिस्ट्री में केवल डेट ही याद करना है। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? देखिए, मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि इतिहास में जब उसको ईस्वी याद करना होता था ना, अगर कोई घटना है जैसे कोई युद्ध कब हुआ या कौन सा युद्ध कब हुआ, इतिहास वाकई में आप देखिएगा बहुत तारीख है इसमें, बहुत डेट है। जो भी घटनाएं घटित हुई, घटनाओं के साथ आपको डेट भी याद करना पड़ता है। तो मेरा दोस्त कहा करता था कि इतिहास है बेवफा, रात को रटो और दिन को सफ़ा। कि इतिहास जो है, आप अगर तारीखों को याद कर भी लेते हैं तो बाद में भूलने लगते हैं डेट को। चलिए तो हम आगे आते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इतिहास अलग अलग समय पर जो बदलाव होता है उसके बारे में है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आया। इतिहास हमको ये दिखाता है कि पहले अतीत कैसा था और अतीत से लेकर के वर्तमान तक अभी धीरे धीरे क्या बदलाव आया, समाज में कैसा बदलाव आया, ये हमको इतिहास बताएगा। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं इतिहास में, पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। देखिए आगे है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ज़रा ध्यान देना मेरी बात को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास पर तो ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, हर चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा ही ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सब के सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। हम लोगों के सामने कभी कभी ऐसा क्षण आता है, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। बिल्कुल सही, जब आप कोई व्यक्ति को देखते हैं चाय पीते हुए तो आप सोच सकते हैं, आपके दिमाग में थोड़ा देर के लिए आया होगा कि वो चाय सबसे पहले कब शुरू हुआ होगा ना, इंडिया में लोग चाय कब पिए होंगे। रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर झांकते हुए आपको जहन में यह सवाल उठा होगा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। जैसे रेल को देख करके आपको लगा होगा कि रेल का निर्माण कब हुआ, सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली होगी। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि किस ज़माने में अखबार नहीं लगते थे, मतलब है ना, पहले अखबार कहाँ बनता था, लोग अखबार के बदले क्या पढ़ते थे, ये आ सकता है दिमाग में। उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी।
तो देखिए ये जो चित्र, जो पहला जो चित्र है आपके किताब में दिया गया है, आप इस चित्र को ज़रा ध्यान से दीजिएगा। ये चित्र उपनिवेशवाद को दर्शाता है। जानते हो इस चित्र में ये इंग्लैंड की महारानी है विक्टोरिया। इस चित्र में देखोगे तो इस चित्र में जो इंग्लैंड की जो महारानी है, इंग्लैंड की जो महारानी है, तो इंग्लैंड की महारानी को क्या किया जा रहा है, जो इस चित्र में उपनिवेशवाद का, इंग्लैंड की महारानी को देख रहे हो, देवी भगवान माना गया है। और हमारे यहाँ के जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, वो अपना वेद शास्त्र जो है, हमारा जो वेद शास्त्र है, वो किसको सौंप रहा है, इंग्लैंड की महारानी को सौंप रहा है। इस चित्र के कहने का मतलब क्या हुआ कि भारतीय लोगों का वेद वेदांग का, उसके उपनिवेश का, वेद वेदांग का, उपनिषद का, उस सब का रक्षा कौन करेगा, इंग्लैंड की महारानी उसकी रक्षा करेगी। मतलब भारतीय लोग अपना शास्त्र दे रहे हैं इंग्लैंड की महारानी को, लीजिए आप मेरा ही रक्षा अब आप ही कीजिएगा। तो यही तो उपनिवेशवाद वाला चित्र है। देखो ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र, मतलब इस चित्र में आप देखिएगा कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनले द्वारा तैयार किया गया पहले नक्शा का आवरण है ये। जेम्स, ये जो चित्र जो है ये किसने बनाया था, जेम्स रेनेल ने बनाया था। और रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। रेनेल खासतौर पर वैसा चित्र बनाता था जिसमें अंग्रेज वर्चस्व का पता चले, अंग्रेजों का। और ये चित्र भी तो वैसा ही है। रेनेल को वर्चस्व स्थापित नक्शा तैयार करना बहुत इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक जो अपना प्राचीन पवित्र ग्रंथ है, जो वेद है, वह ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। मतलब ब्रिटेन के जो ब्रिटेनिया है उसको सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहा हो, मानो कि वह उसको भारतीय संस्कृति के रक्षा का आग्रह कर रहा हो कि आप ही हमारे भारतीय संस्कृति का क्या कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। अब आप देखिएगा ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ये जितना भी ऐतिहासिक सवाल है हमको समय के बारे में सोचने को प्रेरित करता है। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता है। अगर आप देखिएगा तो समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता है ना, देखा जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था, है ना। इसका स्वाद लोगों को धीरे धीरे जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई तिथि नहीं बता सकते। मतलब हम ये भी नहीं जानते हैं, कोई एक्यूरेट डेट नहीं बता सकते हैं। अगर जैसे देखोगे तो राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटता, कोई आंदोलन अचानक थोड़ी शुरू होता है, वो एक लंबे समय से घटित होता है तब बाद में। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास के तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उसकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया। पहले यही होता था, कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। पहले देखोगे तो तिथि, जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और सवालों के बारे में भी लिखने लगे। लेकिन बाद में देखोगे ना तो इतिहासकार तिथि को छोड़ने लगा, तिथि को उतना महत्व नहीं दिया गया। तिथि के साथ साथ दूसरा मुद्दा, दूसरे सवाल भी उठाने लगा। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले,
है ना। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, विज्ञापन। ये चित्र जानते हो एडवर्टाइजमेंट है। ये लिप्टॉन टी, जो लिप्टॉन टी है उस टी का, चाय का प्रचार किया गया है। देखते हो पीछे इस चित्र में देखोगे तो पीछे भारतीय महल है और इस पर देखते हो एक ब्रिटिश राजकुमार बैठा है। जो ये चित्र के द्वारा अंग्रेज क्या दर्शाना चाहता था कि जो राजकुमार है वो भी इस चाय का इस्तेमाल करता है, कि तुम लोग भी इस चाय को पियो। ये एडवर्टाइजमेंट है। देखो विज्ञापन भी पसंद और नापसंद तय करती है विज्ञापन। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुआ और किस तरह नई रुचियां चलने में आई। 1922 में लिप्टॉन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर में शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई देता है, जबकि अगले हिस्सा में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। इस चित्र में देखिएगा तो ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया है, विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा है और राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दिया गया। मतलब ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया का तीसरा बेटा था राजकुमार आर्थर और राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कॉनेट की पदवी दिया गया। किसका पदवी दिया गया? ड्यूक ऑफ कॉनेट। देखो राजकुमार आर्थर इस चाय के प्रचार कर रहे हैं, जैसे अभी होता है ना, जैसे प्रचार में तुम देखा होगा कि हर कंपनी जो अपना प्रचार करती है तो उसके लिए आइकन को चुनती है, तो उसी तरीक़ा से ये है। देखो अब कौन सी तारीख है, अब आगे है कि कौन सी तारीख है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन या विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी क्या होती है? बदल जाती है। जैसे एक उदाहरण पर विचार कीजिए, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, देखोगे ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिक, डलहौजी, और देखो डलहौजी के बाद क्या है? कैनिंग के बाद देखोगे तो लॉरेंस, लीटन, रीपन, कर्जन, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। मतलब अंग्रेज के समय में जो इतिहास लिखा जाता था उसमें आम जनता का यार उतना जिक्र नहीं था, उसमें गवर्नर जनरल सब के तारीखों को बड़ा ध्यान रखा जाता था। जैसे जैसे जो गवर्नर जनरल बदलता था उसकी मतलब सब चीज़ होता था इतिहास में। इतिहास की इन सारी किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारी, मतलब इन्हीं अधिकारियों में है, जितना डेट है सब उनकी गतिविधियाँ, उनकी नीतियाँ, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे थे मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। अब आगे बोलता है, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? इसी दौर के इतिहास को क्या हम अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के समूह और वर्गों की गतिविधि पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? तो भारतीय समाज के समूह, और जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। आपको पता होगा हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मदद होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवनी के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधि को कोई मायने नहीं रखती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मान लो कि जिस इतिहास में केवल गवर्नर जनरल के ही जीवन या उसी के इर्द गिर्द चलेगा, उसमें भारतीय जीवन के, भारतीय लोगों की गतिविधि कोई मायने नहीं रखती है।
और अंग्रेज यही करता था, गवर्नर जनरल सबका इतिहास लिखता था, ज़्यादा उसको महत्व देता था। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। अंग्रेज़ों ने जो इतिहास लिखा उसमें वो अपना जिक्र ज़्यादा किया, वो अपने आप को श्रेष्ठ ज़्यादा माना, तो हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब तक हम जिन तिथियों को महत्व दिया, मतलब अब तक हमने जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, है ना, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हमारे लिए क्या हो जाएगी? नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। देखो ये चित्र किसका है, ध्यान देना मेरी बात को। ये चित्र है वारेन हेस्टिंगस का, देख रहे हो? ये जो चित्र है ये वारेन हेस्टिंगस का चित्र है, ध्यान देना। ये चित्र है वारेन हेस्टिंगस का, जो 1773 में पहला गवर्नर जनरल बना था। और इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामे, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। अंग्रेज के समय में जो इतिहास लिखा जाता था उस इतिहास में देखिएगा तो गवर्नर जनरल के कारनामों के, जीवन के, उसकी गौरव गाथाओं के, व्यक्तित्व को, उन्हीं का ज़्यादा चर्चा होता था। अब देखो हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, इसमें एक इतिहासकार के बारे में जेम्स मिल, देखो हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखा। और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू में, मुस्लिम में और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। तो बताओ जेम्स मिल ने जब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा, इतिहास का किताब, तो उसने क्या किया? भारतीय इतिहास को 3 कालखंड में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। देखो अंग्रेज कितने चालाक थे, हमारे लिए हिंदू और मुस्लिम का प्रयोग करते थे, लेकिन अपने लिए केवल ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हो, कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? देखो अब आगे है इतिहास को, ध्यान देना मेरी बात को। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है, हम एक दौर की खासियत को, उसकी केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। जेम्स मिल को लगता था ना कि जो एशिया का समाज है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग सभ्यता के मामले में यूरोप के लोगों से पीछे हैं। इतिहास में उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर था, जातिगत बंधन था, अंधविश्वास का ही बोलबाला था। बताओ इस चीज़ को। जेम्स मिल को लगता था कि हम लोग असभ्य थे, हमको अंग्रेज़ों ने सभ्य बनाया। जेम्स मिल को लगता था ये, है ना। चलो ध्यान देना, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा रहा था। मतलब भारत को ब्रिटिश, जेम्स मिल का मानना था कि जो अंग्रेज़ों का जो शासन है वो हम भारतीयों को सभ्य बना रहा है। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मतलब भारत में अंग्रेज़ों ने तो ये काम किया ही। मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। बताओ जेम्स मिल का क्या मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकती है। ये जेम्स मिल जैसा अंग्रेज दकियानुसी विचार वाला का मानना था। देखो इतिहास की इस धारणा में, ध्यान देना मेरी बात को, इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। मतलब इतिहास में अंग्रेजी शासन को सभ्य माना जाता था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर के हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है, जैसे जेम्स मिल ने कहा था? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे?
किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालखंडों में बांटकर देखते हैं। बताओ, अंग्रेजों ने तो ब्रिटिश मतलब हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश में बांटा, लेकिन हमारे जो इतिहासकार है, भारत के इतिहासकार, वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटते हैं। इस विभाजन की अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने से यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, मतलब यूरोप में देखोगे तो यूरोप में, ध्यान देना मेरी बात को, यूरोप में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता विकास का युग माना जाता है। उसके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये सारी विशेषता नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल को इन अवधारणाओं को बिना सोचे समझे ऐसा ही अपना सकते हैं जैसा कि आप इस किताब में पढ़ेंगे? देखिए, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, और न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। मतलब अंग्रेजों के समय में देखिएगा तो लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति भी नहीं था। अंग्रेज के समय में आर्थिक विकास या प्रगति का तो दौर था नहीं। तो बहुत सारे इतिहासकार अंग्रेजों के इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब बात सही है, औपनिवेशिक युग ही था। औपनिवेशिक होता क्या है? देखो, यहाँ पर औपनिवेशिक की परिभाषा है। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय जो नवाब थे, राजा थे, उनको दबा करके अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अंग्रेजों ने अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए हमारे यहाँ से राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की जो मूल्य मान्यता थी, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीका में क्या बदलाव आया। जब एक देश पर दूसरा देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इसी प्रक्रिया को तो हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो औपनिवेशिकता की परिभाषा तो आप देख लिए। अब आप देखिए औपनिवेशिकता पर से, लेकिन जल्द ही आप, ध्यान देना, लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान देना, देखो आगे क्या है? प्रशासन अभिलेख तैयार करना। प्रशासन, जैसे यहाँ पर है अंग्रेज लोग क्या करते थे? अभिलेख तैयार करते थे। जितने भी अंग्रेज कलेक्टर थे, जो भी अंग्रेज में कलेक्ट्रेट थे, वो लोग जानते हो पूरा रिकॉर्ड रखते थे। अंग्रेज कोई भी काम काज करते थे तो उसको लिखवा करके रखते थे, उसके लिए वो रिकॉर्ड रूम रखते थे। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर हम अंग्रेजी समय को जानना चाहते हैं तो अंग्रेज के समय के सरकारी रिकॉर्ड को पढ़ेंगे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेज मानते थे कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। अंग्रेजों के लिए हर निर्देश, हर योजना, पूरा नीतिगत फैसला, पूरा जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञान, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज, यानी कि अंग्रेज को लगता था जितना भी दस्तावेज है ना, या जो पत्र है, उसको संभाल कर रखना जरूरी है।
और इसीलिए उन्होंने जितना भी शासकीय संस्था में अभिलेख कक्ष बनवा दिया। अभिलेख कक्ष यानी कि रिकॉर्ड रूम। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। और अंग्रेज जितना महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए इस रिकॉर्ड रूम या अभिलेखागार या संग्रहालय जैसे संस्था भी बनवाए। अंग्रेज ने एक काम बहुत अच्छा किया कि उन लोगों ने अपना जो भी था पत्र पत्रिकाएं, लिखित दस्तावेज था उसको मतलब इकट्ठा उसको अच्छा से रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थाओं का अंग्रेजों ने निर्माण करवाया। अब आप देखिएगा 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास पत्र भेजे गए पत्र और ज्ञापन को आप अभिलेख में देख सकते हैं, जहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेज की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। देखो, ये एक अभिलेखागार है जिसको 1920 में बनाया गया। ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। ठीक ना, अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। देखो, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है अंग्रेज़ों का, जो 1946 में भारत औपनिवेशिक सरकार भारतीय नौसेना के जहाज़ों को सिपाहियों की बगावत को कुचलने के लिए ये रिपोर्ट भेजा गया था। फिर आप देखोगे सिपाहियों को जो कुचलने के लिए रिपोर्ट भेजा गया था। अब देखिए चैप्टर समाप्त ही होने वाला है। और जानते हो, अंग्रेज़ों के समय में जो व्यक्ति उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते हैं। मतलब अंग्रेज के समय में देखोगे रिकॉर्ड रूम जो लिखने वाले जो अधिकारी थे, मतलब लिखने के लिए लोगों को रखा गया था जिसको खुशनवीसी कहते थे। और ये खुशनवीसी बहुत सुंदर सुंदर अक्षर में इन अभिलेखों को, रिपोर्टों को क्या करते थे, लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी। 19वीं सदी तक तो छपाई भी होने लगा ना। और इन तकनीकों के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेज की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। देखो, भारत में अंग्रेज आए तो सर्वेक्षण करवाया। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन लोगों ने सर्वेक्षण करवाया। सर्वेक्षण मतलब समझते हो ना, जैसे औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरीक़ा से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किया गया। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, वहाँ मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना, यहाँ तक कि देखोगे तो स्थानीय इतिहास और फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी और जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उसकी जाति, उसका इलाका, उसके व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण भी होता था, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण। अंग्रेज बहुत सर्वेक्षण करवाए। जानते हो, सबसे पहले भारत में जनगणना हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, है ना। और संपूर्ण जनगणना 1881 में हुआ लॉर्ड रिपन के समय में। इतना जरूर ध्यान देना। देखो, अंग्रेज जब पेड़ पौधा का सर्वेक्षण कर रहे थे ना, जो शरीफा का पेड़ है 1770 का, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उससे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान देते हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी। इससे मतलब उपनिवेशवाद के बारे में जानकारी मिलती है। देखो, अधिकृत, अब यहाँ पर एक चीज़ कहा जा रहा है, ध्यान देना, अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या पता चलता है। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं।
अब देखिए, अंग्रेज जब सर्वेक्षण करा रहा है तो कौन कौन मतलब मशीन का इस्तेमाल कर रहा है, तकनीकी का प्रयोग कर रहा है, इसको दिया गया है। जैसे देखिए, बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स प्रीसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर है और सर्वेक्षण में जो जो मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, देख रहे हैं, ये सब मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है जिसको अंग्रेज सर्वेक्षण में उसका प्रयोग करते थे। चलिए अब देखिए, अंतिम पेज है, ये चैप्टर अब समाप्त होने वाला है। देखिए, ये 1857 के विद्रोह का चित्र है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। जानते हो, इस चित्र में अंग्रेज भारतीय जो लोग थे जो 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे, अंग्रेज उनको बहुत ये कर रहे हैं, नीचे दिखा रहे हैं उनको। अंग्रेज बोलते हैं कि भारतीय लोग जो 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे, वो विद्रोही लोग जो थे ना, जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे, हमारे लोग, वो सब धन दौलत के लालची लोग थे, धन दौलत लूट रहे हैं। देख रहे हो, तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तक में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हैं। मतलब 1857 के विद्रोह में जो जो सिपाही है, देख रहे हो, सब सिपाही लूट खसोट कर रहे हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। अंग्रेजों की नज़र में जो विद्रोही जनता थी, जो 1857 का विद्रोह कर रही थी, वो लालची थी, दुष्ट थी, बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में इसी चैप्टर में पढ़ोगे। चलो अब देखो आगे क्या बोलता है। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोत की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी हमें कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल है। इस लिहाजा से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्रा, यात्रियों के संस्मरण, आत्मकथाएँ, बाज़ार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक, पत्र पत्रिकाएँ, छपाई में अखबार, मुद्दा, ये सब हमको देखना पड़ेगा। नेता और सुधारक जो अपना विचार फैलाने के लिए लिखा, कवि और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो लिखा, ये सारा स्रोत हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं लग सकता कि आदिवासी, किसान, खदान में काम करने वाले मजदूर, सड़क पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह अनुभव में अपना गुजारा कर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बात में जान सकते हैं। जैसे जैसे आप किताब को आगे पढ़ेंगे, आपको यह जानने का, समझने का आने लगेगा, मौका मिलेगा। चलिए तो ठीक, धन्यवाद। ये चैप्टर आपको कैसा लगा? ये थोड़ा मतलब इस चैप्टर थोड़ा ही संक्षिप्त चैप्टर था। इसमें यही दिखाया गया था कि इतिहास में तिथि महत्वपूर्ण थी अंग्रेज़ों के समय में, और अंग्रेज़ों ने खास तौर पे गवर्नर जनरलों के मतलब अंग्रेज़ अपने अधिकारियों को इतिहास में ज़्यादा दर्शाएं। भारतीय लोगों को अंग्रेज़ अपने इतिहास में उतना श्रेष्ठ में नहीं रखा, उसको उतना उत्तम नहीं माना, है ना। जैसे जेम्स मिल को ही देखिए, वो भारतीयों को असभ्य मानता था। उसका मानना था कि ब्रिटिश शासन ही भारतीय लोगों को सभ्य बना सकता है। तो अंग्रेज ने जो इतिहास लिखा वो अपने पाश्चात्य दृष्टिकोण से लिखा, वो अपने हिसाब से लिखा। हम भारतीय लोगों का उसने ज़्यादा जिक्र उसमें नहीं किया, ना ही उसको श्रेष्ठता का कोई अधिकार दिया। तो चलिए धन्यवाद। कैसा वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी धन्यवाद।